हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बारे में। तो जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 9 के सिलेबस में ये प्रस्तावना है। बाकी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी आगे यूपीएससी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है प्रस्तावना को समझना ही बहुत जरूरी होता है। साथ में अगर हम कुछ भी ना भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये हमें जानना है कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया गया है, किस उद्देश्य से लेकर के संविधान को बनाया गया है। तो इन सारी बातों को हम लोग जो है इसमें समझते हैं कि जो है क्या क्या बातों का जिक्र जो है संविधान में किया गया है। जैसे हम एक पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में क्या रहता है, कुछ इंडेक्स दिया रहता है। उस इंडेक्स को देख करके ये बताया जा सकता है कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं और उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे संविधान की पुस्तक है, तो संविधान को किस उद्देश्य से लेकर बनाया गया था, उसमें क्या क्या भारत का स्वरूप होगा, किस तरीके से संविधान निर्माताओं ने जो है क्या क्या किस तरीके से स्वरूप को, किस तरीके की भारत की उनकी इच्छा थी देखने के लिए। तो इन सारी बातों को जो है हम लोग समझते हैं। प्रस्तावना में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। तो जो है क्या है, हम भारत के लोग का मतलब क्या होगा, भारत में जितने भी लोग हैं। तो पूछा जाता पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो है उद्देशिका की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कहाँ से होगी, हम भारत के लोग से। अब भारत के लोग हैं कौन? अब भारत के लोग वे सभी होंगे जिनके पास भारत की नागरिकता होगी, उनको कहा जाएगा कि वो भारत के लोग हैं। तो भारत के लोग समझ में आ गया, जिनके पास भारत की नागरिकता है, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना रहे हों, वो भारत के नागरिक कहे जाएंगे। सिर्फ उनके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत की नागरिकता को नहीं ग्रहण किए हैं, तभी भारत में रह रहे हैं कुछ वीजा बेस पर, तो उनको भारत के नागरिक नहीं कहा जाएगा। उनको उस तरीके उनको सिर्फ नागरिक कहा जाएगा, भारत के नागरिक नहीं कहा जाएगा। तो भारत के नागरिक को समझते हैं, तो भारत के जिनके पास भारत की नागरिकता होती है उनके भारत के लोग कहा जाता है। और भारत के संविधान को जो है जो भी शक्ति प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है, लोग प्रदान करते हैं। भारत में जितने भी लोग होते हैं वो प्रदान करते हैं। तो यहाँ से अगर 2-3 क्वेश्चन देखें, तो अगर ये पूछा जाए आप लोगों से कि जो है राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर जो है मुख्यमंत्री होता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो इनमें से कोई भी मुख्य नहीं होता है। सबसे जो अगर मुख्य होता है तो संविधान होता है। सबसे सर्वोच्च पद को सबसे अगर सर्वोच्च माना जाता है तो संविधान को माना जाता है। और संविधान से भी सर्वोच्च किसको माना जाता है, भारत के लोग को माना जाता है, क्योंकि भारत के लोग ही संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम लोग भारत के लोग के बारे में समझ गए, जिनके पास भारत की नागरिकता होगी उनको भारत के लोग कहा जाएगा। इसके बाद फिर समझते हैं भारत को। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम भारत के लोग भारत को, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग भारत को, तो ध्यान देना, हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब क्या है, भारत और भारत 2 बार भारत का जिक्र हुआ है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका मतलब समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी देश हो, उस देश पर अगर उसी देश के नियम और कानून लागू होते हैं तो ऐसा कहा जाएगा कि वो देश क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। उस देश पर अन्य दूसरे कोई भी देश के नियम कानून लागू नहीं होते हैं तो उसको कहा जाएगा कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो जितने भी नियम कानून बनते थे वो अंग्रेजों के हिसाब से बनते थे। तो क्या होगा, तो उस समय भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था।
और उस 15 अगस्त 1947 को भी भारत तो आज़ाद हो गया था, किंतु वो डोमिनियन स्टेट था। तो आगे हम लोग डोमिनियन का मतलब समझेंगे। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब जो है तब से भारत पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो पाया। तो यहाँ से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का मतलब बेसिकली ये होगा कि अगर कोई भी देश है, उस देश पर उसी देश के नियम और कानून लागू होते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो जो देश होगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा। तो यहाँ से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर समझते हैं समाजवादिता। इसके बाद फिर अगला वर्ड क्या है? समाजवादिता। अब समाजवादिता किसको बोला जाएगा? जैसे भारत की जो सरकार है वो समाजवादी है। अगर देखा जाए तो वो समाज के हित को ध्यान में रखकर कोई भी काम करती है। ऐसा नहीं, अगर समाजवादिता ना होती तो जितनी भी शक्तियां होती सब अमीर लोगों के पास होती। अमीर जिसको बोला जाता है पूंजीवाद। तो जिसके पास पैसा होता, सारी शक्तियां, अगर कहा जाए सारे धन दुनिया के भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो भारत के 1% लोगों के पास 75% या 76% संपत्ति ना हो जाए, इसके लिए जो है समाजवादिता वर्ड यूज में आता है। तो समाजवादिता में क्या होता है? सरकार का जो है किसी भी काम पर कंट्रोल रहता है। किसी भी काम को लेकर के उस पर सरकार का कंट्रोल रहता है, तो उसको समाजवादिता। जैसे कोई भी काम हो रहा, अगर उद्योगपति कोई भी कहीं पर भी बिजनेस करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां से उसको 10 लोगों को उद्योग मिलेगा, साथ में जो है समाज को उससे कितनी सारी हानियां होंगी। मतलब उससे पर्यावरण प्रदूषण होगा, जिससे लोगों का रहन सहन का स्तर अच्छा नहीं होगा। तो ये रीजन होता है। सरकार बेसिकली ये ध्यान देती है कि ऐसा नियम कानून बना जाए जो कि समाज के परिप्रेक्ष्य में हो, मतलब उसमें समाज को ध्यान में रखा जाए, ज्यादातर जो है सिमिलरिटी लाई जाए, ताकि दुनिया के या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के 1% लोगों के पास 75% संपत्ति ना हो पाए, वो जो है बराबरी का दर्जा महसूस कर सके। तो ये होता है समाजवादिता का मतलब। इसके बाद हम लोग समझते हैं पंथ निरपेक्षता। अब पंथ निरपेक्ष किसको कहा जाएगा? पंथ निरपेक्ष उसको बोला जाता है, जैसे भारत क्या है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है या पंथ निरपेक्ष देश है। भारत का कोई अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो हर एक धर्म के प्रति समभाव रखेगी, मतलब समान भाव रखेगी। भारत का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं होगा। भारत हिंदू राष्ट्र होते हुए भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता। इसका रीजन ये है कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता बात की गई है, और पंथ निरपेक्षता ये दिखाता है कि भारत का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है कोई भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, हर एक धर्म जो है समान है। जैसे जो है आप लोग देखते होंगे कि अगर जो है मुसलमानों के त्यौहार में भी छुट्टी होती है, ईसाइयों के त्यौहार में भी छुट्टी होती है, और सिखों के त्यौहार में भी छुट्टी होती है। तो ये छुट्टी का प्रावधान ये दिखाता है कि भारत ने सभी धर्मों को समान रूप से देखा है, किसी भी धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देता है। तो ये होता है बेसिकली पंथ निरपेक्षता का मतलब। इसके बाद हम लोग समझते हैं लोकतंत्रात्मक शासन क्या होता है। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अब लोगों का शासन कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होता है तो उसमें क्या रहता है? इलेक्शन होता है तो लोगों में से किसी एक को चुना जाता है। जैसे हम पीएम श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी को लेते हैं, तो वो जनता में से ही एक है और जनता के द्वारा ही उनको चुना जाता है। और जनता किस लिए चुनती है? ताकि जो है उनका कल्याण कर सके। तो इसको बोला जाता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक में क्या होता है? सारी शक्तियां किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। जनता जब चाहे किसी को उसके सत्ता से हटा सकती है। तो ये बेसिकली लोकतंत्र का मतलब होता है। लोकतंत्र का अगर देखें मतलब, तो लोकतंत्र मतलब जनता के लिए, जनता का शासन और जनता के द्वारा ही लोकतंत्र कहलाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं जो है अगला वर्ड गणराज्य।
अब गणराज्य किसको कहा जाएगा, इसको भी समझते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो वहां का मेन होता है, मेन जिसको बोल सकते हैं राजा होता है, वो वंशानुगत होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वही तो जो है देश का प्रमुख होते हैं, उनको जो है वंशानुगत न चुन करके अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव करवाया जाता है और उसके बाद उनको चुना जाता है। तो यहाँ से एक वर्ड आपको ध्यान में आ रहा होगा कि हमने क्या बोला है कि जो गणराज्य का मतलब होगा, गणराज्य का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो शासन का प्रमुख होगा वो लोगों के द्वारा उसको जो है लोगों के द्वारा चुना जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, वो वंशानुगत नहीं होगा। तो गणराज्य का बेसिकली मतलब यही होता है कि वंशानुगत ना होकर के तो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव ये दिखाता है कि भारत एक क्या है, गणराज्य है। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं, तो सबका मतलब समझ में आ गया होगा। तो बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो भारत का संविधान है उसमें कितने न्याय की व्यवस्था की गई है। तो कितने न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक का मतलब क्या होता है, समाज में बहुत सारे वर्ग के लोग, जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो समाज तो उनके उनको जो है किसी भी तरीके से ऐसा ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है सामाजिक स्तर पर, कि उनका ये धर्म है उसके हिसाब से हो रहा है, या फिर वो ओबीसी, एससी, एसटी ये है इसके हिसाब से उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है। तो भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं ने ये 3 तरीके की न्याय की बात की थी कि सामाजिक, हर एक चाहे कोई एससी का क्यों ना हो उसके साथ भी सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो सामाजिक न्याय का मतलब ये भी है कि अगर कोई भी पिछड़े वर्ग से है या फिर एससी एसटी है तो सरकार ये करेगी कि उनको जो है कुछ आरक्षण का प्रावधान देकर के उनको समाज के बराबरी का दर्जा प्रदान करेगी। तो यहां से आरक्षण जो है देना एक तरीके की सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक माँ है, उसके 2 लड़के हैं, एक जो है थोड़ा विकलांग टाइप से है, मतलब उसका पैर उतना अच्छा नहीं है, और दूसरा जो है उसका मतलब वो पूर्ण रूप से सही है। अब माँ का ये कर्तव्य होता है कि जो बच्चा विकलांग है उस पर ज्यादा ध्यान दे। तो क्या ये दूसरे बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा? तो आप लोग ही बताएं, अन्याय नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाएगा तो क्या होगा, ये बच्चा आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे संविधान में बहुत सारे वर्गों के लोग रहते हैं, तो उनमें अगर किसी को आरक्षण दिया गया है तो किस बेसिस पर दिया गया है कि वो लोग समानता को ला सकें, समानता, सामाजिक न्याय को, ताकि वो पीछे न रह जाएं। इस वजह से इस तरीके की न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो आप लोगों को सामाजिक का मतलब समझ में आ गया होगा, सामाजिक न्याय का। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक। आर्थिक का मतलब, अर्थ मतलब क्या होता है, पैसा। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ पैसे को लेकर के, या फिर कोई अमीर, यहां से समझ सकते हैं पैसे का मतलब क्या, अमीर और गरीब। इसका मतलब कोई अमीर है और कोई गरीब है, तो उसके साथ पैसे को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे क्या है, कहने के लिए तो है, अगर कहने के लिए बात देखा जाए तो है कि पैसे को लेकर के और जिसके पास पैसा नहीं है वो दोनों क्या होते हैं, उनके साथ समान की न्याय की व्यवस्था होती है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे संविधान में इस तरीके का प्रावधान किया गया है कि कोई भी पैसा है जिसके पास और जिसके पास पैसा नहीं है, दोनों के पास भी दोनों के साथ जो है समान रूप से न्याय किया जाएगा। जैसे हम कुछ आसाराम बापू को लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप लोग जानते होंगे, जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास भी अगर वो फंस जाते हैं, जैसे कुछ लोग तो बच जाते हैं, ज्यादातर लोग, लेकिन जो लोग फंस जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा है तो वो बच ही जाएंगे। तो ये दिखाता है कि अभी भी आर्थिक न्याय है हमारे भारत में, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं।
तो आर्थिक न्याय का मतलब बेसिकली यही होता है कि कोई अमीर है और कोई गरीब है, तो उनमें पैसे को लेकर के उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो समाज में अगर वो न्यायपालिका में जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास पैसा होगा और उसके साथ में जो है दूसरी तरीके का व्यवहार किया जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको दूसरे तरीके से व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय को समझने के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी व्यक्ति राजनीति में उतर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं उतर सकता है। एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका एग्जाम्पल जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और कोई भी व्यक्ति, और एक न्यूज़पेपर बेचने वाला भी राष्ट्रपति बन सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति राजनीति में उतर सकता है। वो किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो है उसके साथ जो है धर्म के या फिर वर्ग के आधार पर उसको राजनीतिक क्षेत्र में नहीं उतारा जाएगा। तो जो है इस तरीके की न्याय की व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो ये हो गया जो है राजनीतिक न्याय। तो यहाँ से हमारे संविधान में 3 तरीके की न्याय की व्यवस्था की गई है। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 3 तरीके की न्याय की व्यवस्था हो गई। इसके बाद फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हमारे संविधान में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। पहला है विचार की स्वतंत्रता। अब यहाँ से ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसको समझें तो कोई भी व्यक्ति है, उसके मन में कोई भी विचार आ सकता है। हम जो है विचार को बदल नहीं सकते कि तुम्हारे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी विचार ही आए, अच्छे विचार ही आए। तो उसके अंदर कोई भी विचार आ सकता है। वो विचार आने के लिए वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं होगा उसके अंदर मन में कुछ विचार चल रहा है, वो नेगेटिव है तो वो नहीं आए। विचार कोई भी आ सकता है। तो इस तरीके की जो है स्वतंत्रता है कि हमारे अंदर किसी को लेकर के कोई भी विचार आ सकता है। जैसे कुछ लोग मोदी को गलत मानते हैं, या फिर कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं, या फिर जो है अगर इसका एक एग्जाम्पल लें, अगर एक लड़की पे एक लड़का बैठकर जा रहे हैं साइकिल पर या फिर मोटरसाइकिल पर, तो सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर कोई भी अन्य रिलेशन हो सकता है। लेकिन वो सोचने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की विचारधारा रखता है। तो उसके अंदर कोई भी विचार आ सकता है इस तरीके से। इसके बाद फिर अभिव्यक्ति। अब विचार तो आया, उनको प्रकट भी कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको प्रकट कर सकता है। किसके माध्यम से? फिल्म के माध्यम से, या फिर अपने कुछ प्रदर्शन नाटक के माध्यम से, या फिर लेखनी के माध्यम से। वो जिस भी तरीके से चाहे उसको व्यक्त कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। अब यहाँ से अभिव्यक्ति का मतलब समझ में आया कि वो व्यक्त कर सकता है, लेकिन इस तरीके से व्यक्त नहीं करना है कि जो है किसी भी जो है किस संविधान का उल्लंघन हो। संविधान का उल्लंघन का मतलब जो है इस तरीके की हिंसक अभिव्यक्ति को नहीं कर सकता है वो, कि जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रभाव हो सके। और बाकी जो है वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है प्रदर्शनी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, और जो है फिल्म के माध्यम से। तो यहाँ तक अभिव्यक्ति का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर क्या है? विश्वास। अब यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब विश्वास, जैसे हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा हम किसी के ऊपर विश्वास करें और वो हमारा विश्वास तोड़ दे तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम विश्वास किए हैं तो विश्वास के तोड़ने पर ऐसा नहीं होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जो है किसी से लव करता है, अगर इसको हम देखें, या फिर जो है, या फिर अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, जो है किसी भी तरीके से अगर मान सकते हैं इसको, अगर उसे प्रेम करता है, कोई भी हो सकता है वो वाला, मतलब किसका भाई बहन वाला प्रेम हो, या फिर जो है लवर वाला प्रेम है, या फिर किसी भी तरीके से प्रेम हो, या फिर कोई टीचर हो, इस तरीके से जो है उससे प्रेम की भावना हो, तो जो है उस पर वो विश्वास कर सकता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं
आप लोग हमारे ऊपर विश्वास ये कर सकते हैं कि जो है हम अच्छा पढ़ाएंगे, तभी तो आप पढ़ पाएंगे। तो विश्वास करना भी अच्छी बात होती है। बिना विश्वास के जो है अगर देखा जाए तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए विश्वास करना भी जरूरी रहता है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे किसी के ऊपर तब भी जीवन नहीं चल पाएगा। तो इसलिए विश्वास करना चाहिए। तो विश्वास का मतलब ये हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर विश्वास तोड़ दिया जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो विश्वास के तोड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। विश्वास तोड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो विश्वास का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं धर्म। तो जो है धर्म की भी स्वतंत्रता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे कोई भी व्यक्ति जन्म से मान लो हिंदू है वो मुसलमान बन सकता है, या फिर कोई भी मुसलमान वो हिंदू बन सकता है। बाद में जो मेच्योर होने के बाद वो अपने धर्म को परिवर्तन स्वेच्छा से कर सकता है। ध्यान देना यहाँ पर, स्वेच्छा से, जबरदस्ती उसको धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, और यहाँ मानने के सेंस में नहीं भी मान सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो धर्म को माने ही, धर्म को वो नहीं भी मान सकता है। हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो धर्म को माने ही। अगर कोई व्यक्ति धर्म को नहीं मान रहा है तो जो है हम उसको जबरदस्ती मनवा नहीं सकते कि आप धर्म को मानिए ही, क्योंकि वो हमारे संविधान में दिया गया है। स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि हम धर्म को माने चाहे ना माने। तो यहाँ से धर्म की स्वतंत्रता आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद उपासना को समझते हैं। पूजा पद्धति मतलब जिस भी धर्म में जो भी पूजा करने के तरीके दिए गए हों। जैसे हिंदू धर्म में हम मंदिर में जाते हैं, अगर सिख धर्म के रहते हैं या फिर ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाते हैं, सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं। और हर एक लोगों का जो है पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उनकी जो है पूजा पद्धति के तरीके को रोका जा सके, क्योंकि वो हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जैसे जो है अगर देखा जाए जो माइक लगता है मुसलमानों में, उनका प्रतिबंध इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उनकी धर्म के स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। उनका एक तरीका है पूजा करने में। जैसे हम लोगों में है, अगर हिंदू धर्म का कोई है तो उसमें क्या रहता है, जो है हनुमान चालीसा बजाते हैं या फिर घंटा बजाते हैं, वहां पर रहता है। तो वो उनकी एक उपासना को, अपनी पूजा को व्यक्त करने का तरीका रहता है। इसी तरीके से जो मुसलमान लोग होते हैं अपने तरीके से व्यक्त करते हैं, और जो ईसाई लोग होते हैं अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। तो जिस भी धर्म में जो भी उपासना की पद्धतियां दी गई हों उनको व्यक्ति अपनाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये बेसिकली मतलब होता है उपासना की स्वतंत्रता का। तो यहाँ उम्मीद करते हैं आप लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम लोग कोई भी विचार हमारे अंदर आ सकता है उनको व्यक्त कर सकते हैं, किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, धर्म को कोई भी मान सकते हैं, और धर्म में जो भी धर्म मानते हैं उसमें जो भी पूजा पद्धति के तरीके हैं उनको भी अपना सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, इसके लिए हमें राज्य कोई बाधित नहीं कर सकता है। पहले जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत सारे डाउट्स रहते थे। जैसे आप लोग भी न्यूज में देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसा रहता है वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। तो नहीं बोलते हैं तो मैं पहले यही सोचता था तो बोलते, उनको बोलने में क्या जाता है। लेकिन वो अगर नहीं बोलते हैं तो हम उनको जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, क्योंकि उनके अंदर वो उसको नहीं व्यक्त करना चाहते या फिर वो ये विचार नहीं व्यक्त करना चाहते। तो इसके लिए हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, इनकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों कुछ लोग जो है नहीं बोलते हैं, तो उनको हम बाध्य क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं, यहाँ तक स्वतंत्रता के बारे में हो गया। इसके बाद क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, देखो सरकार ने क्या किया है। प्रतिष्ठा का मतलब जो है सरकार ने क्या किया, लाल बत्ती को बंद कर दिया है। वो ये चाहती है या फिर वो ज्यादातर समानता लाने की कोशिश में रहती है कि कोई भी व्यक्ति हो वो गैर बराबरी का
जो गैर बराबरी का उसको स्टेटस मिलता है उसको ना मेंटेन करे, मतलब वो बराबरी में आ जाए, सबकी प्रतिष्ठा बनी रहे, अपने आप में सबकी प्रतिष्ठा बनी रहे, मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि वो अपने आप को हीन महसूस करे और कोई अपने आप को उच्च महसूस करे, तो सबकी प्रतिष्ठा जो है बनी रहे। तो ये होता है बेसिकली प्रतिष्ठा का मतलब। इसके बाद फिर अवसर की समता। अब देखो अवसर का बेसिकली मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है, अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ओबीसी वाले ही भरेंगे या फिर जनरल वाले ही भरेंगे या फिर सिर्फ स्पेशली हिंदू ही भर सकते हैं, मुसलमान नहीं भर सकते हैं, तो सबको अवसर बराबर दिया जाएगा। अब लेकिन उसमें कुछ जो आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है वो मैंने जो बताया सामाजिक न्याय उसके अंतर्गत आता है कि वो जो है जो पिछड़े हुए लोग हैं या फिर SC ST के लोग हैं, अब तो सवर्ण में भी 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण हो गया है, तो वो जो है उसको मेंटेन कर सके, मतलब बराबरी में सब लोग आ सके, इसके लिए आरक्षण का प्रावधान है कि सब लोगों का स्टेटस एक जैसा हो सके, जो पीछे हैं वो भी आगे चले, इसलिए आरक्षण दिया गया है। तो अब इसमें अगर देखा जाए इसके आरक्षण के प्रावधान को छोड़ करके बाकी सब लोग भर सकते हैं, मतलब वो तो उनका कोटा रहता ही है जितना है, बाकी जो है ये नहीं होगा कि उनको अवसर नहीं मिला है भरने के लिए कोई भी परीक्षा फॉर्म, वो सब लोग परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो अवसर इस तरीके से अवसर प्राप्त करने की क्षमता, तो ये इनमें समानताएं हैं प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यहां पर ये ध्यान देना है, व्यक्ति की गरिमा मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका अपने आप में एक क्या होना चाहिए, उसकी एक गरिमा होनी चाहिए, एक छवि होनी चाहिए अपने आप में, ऐसा नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, गरिमा का मतलब वो होगा बेसिकली, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है जिसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस माने या सेल्फ रिस्पेक्ट माने, ये व्यक्ति में स्टेटस होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति किसी के सामने अगर कोई जैसे क्या है हम लोग ये मानते हैं जो नौकरी पा गया है उसके सामने हम जाते हैं तो अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं है, बल्कि मेरी भी एक गरिमा है, मेरी भी एक पहचान है, मतलब अपने आप के पहचान को समझो। तो व्यक्ति की गरिमा का बेसिकली ये मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए, वो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर उसका भी अपना कुछ ना कुछ दायित्व समझे, वो अपने आप में ही एक अलग तरीके का व्यक्ति है, सब जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, उसको इस बेस पर नहीं मानना चाहिए कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा महान हैं, हम भी कम नहीं हैं, हमारा भी कुछ अपना गौरव है। तो यहाँ से व्यक्ति की गरिमा का मतलब ये हम समझ सकते हैं। और राष्ट्र की एकता, यहाँ पर ये वर्ड है राष्ट्र की एकता। अब एकता का मतलब ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यूनिटी जिसको बोला जाता है एकता। और अखंडता का मतलब ये क्या है, भौगोलिक धारणा है। अखंडता का मतलब, एकता का मतलब क्या है, एकता का मतलब समझें अगर तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों को एक में मिल करके रहना चाहिए, ये हो गया एकता का मतलब। अखंडता का मतलब जो है हम इनमें किसी भी तरीके से जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग आपस में एक में मिलकर रहें, तो ये होता है एकता का मतलब। और अखंडता का मतलब क्या होगा, अखंडता का मतलब यहाँ से समझते हैं, अखंडता का मतलब कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जो भारत से अलग हो सके। अभी आगे हम पढ़ेंगे भारत राज्यों का विनाश तो हो सकता है, लेकिन केंद्र का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। राज्य का विनाश भले ही राज्य को तोड़ दिया जाए, लेकिन केंद्र कभी भी टूट नहीं सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे क्या होता है, जैसे बहुत सारे अभी देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ये अपनी अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी राज्य अलग हो सके, मतलब इस तरीके की विद्रोह की भावना बनाई जाए। जैसे तमिलनाडु के लोग क्या हैं, जो है वो भारत के नागरिक कहे जाते हैं, ऐसा नहीं होगा वो तमिलनाडु राज्य के नागरिक होंगे। ये हमारी अखंडता को दिखाता है, ये हमारे अखंडता को शो करता है कि हम अखंड हैं, मतलब हम अलग नहीं हैं, हम एक में ही हैं। यहाँ से अखंडता का मतलब समझ में आ गया होगा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, और इस तरीके की हमें भाईचारा बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से एकता और अखंडता के बारे में
बढ़ाने वाली बंधुता के लिए इस तरीके का भाईचारा होना चाहिए के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, आज तारीख 26 नवंबर, यहाँ पर देखना 26 नवंबर 1949, तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, बन करके कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। और दो बातें जो है कुछ था जो है उसी दिन लागू कर दिया गया था, जिससे प्रस्तावना को उसी दिन लागू कर दिया गया था, लेकिन इसको जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था एतद द्वारा, संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो पूछा जाता है संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ जो है कुछ चीजें जैसे प्रस्तावना पूछा जाता, तो प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुई थी। तो यहां से कब जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा 26 नवंबर 1949 को। अब इसके बाद फिर तीनों वर्ड का मतलब समझते हैं। अंगीकृत का मतलब क्या होता है और अधिनियमित का मतलब क्या। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब जो है अधिनियम लागू करना, आत्मार्पित का मतलब खुद भी मानना। इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर मतलब कोई जो वीडियो देख रहा है वो भी अगर कहीं पर पढ़ाते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो मानते हैं बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं, वो क्या करते हैं पुस्तकों का प्रचार करते हैं, इस प्रकाशन की लगवा दीजिए या फिर इस प्रकाशन की। तो क्या है, अगर जैसे क्या है, अब यहाँ से तीनों का मतलब समझ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। तो अगर जैसे क्या है, वहाँ के प्रिंसिपल या फिर जो भी है जो बुक को लगवाते हैं वो अपना प्रॉफिट देकर ही लगवाएंगे। तो मान लो किसी बुक को चुन लेते हैं कि हमें यही बुक मतलब जो है ये बुक अच्छी है, तो उनके नज़र में हो सकता है, टीचर अभी उस पर कोई भी अपना रिस्पॉन्स उत्तर नहीं दिया है, तो इसको बोला जाएगा कि अंगीकृत कर लिए उसको, मतलब उसको ले लिए, उससे स्वीकार कर लिए, जो बेचने वाला था उससे उसको ले लिए। इसके बाद फिर अधिनियमित, अब उसी प्रकाशन को लगवा भी दिए, तो इसको बोला जाता है जो है अधिनियमित, लगवा दिए उसी प्रकाशन को। और आत्मार्पित, और जो है आत्मार्पित खुद भी मान रहे हैं लेकिन वो टीचर नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब आत्मार्पित वाला सही नहीं, उस टीचर को, हाँ उस बुक को जो है अपने आप को खुद नहीं मान रहा है। तो ऐसा नहीं था संविधान में। संविधान में ये था कि जितने भी संविधान निर्माणकर्ता थे वो ये माने कि जो प्रस्तावना है उसको स्वीकार करते हैं और उसको लागू भी करते हैं, साथ में हम लोग जितने भी हैं इसको अपने आप को खुद भी सही मानते हैं कि ये सही है जो इतनी बातें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सही नहीं है। जैसे अगर टीचर क्या करता है, पुस्तक लेता है, उसको वो लगवाता है और खुद भी मानता है कि वो अच्छी है, तब ये एक सफिशिएंट धारणा होगी, वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। तो यहाँ से अंगीकृत का मतलब जो है अगर समझा जाए तो अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, आत्मार्पित का मतलब होता है अपने आप को खुद समर्पित कर देना। तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने भारत का स्वरूप इस तरीके से सोचा था और ऐसा होना भी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे तरीके से संविधान को पढ़ता है तो हमें नहीं लगता उसके मन में हिंदू मुसलमान ये सब लेकर के कुछ धारणा रहेगी। तो वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको धैर्य रख करके एक एक वर्ड को सुनना, जो है बहुत अच्छा लगेगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो तो पढ़ने में तो काम आएगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेम्बल को लेकर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी तक भी हम लोग क्वेश्चन को लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इतने मतलब समझने के बाद हमें क्वेश्चन निकालने में बहुत आसानी होगी। तो एक बार लंबा रास्ता भले ही रहता है, जैसे पढ़ने में वीडियो मुझे लंबा हो जा रहा है बनाने में, लेकिन एक बार आप लोग धैर्य से 2-3 बार सुन लेंगे तो प्रस्तावना को जो है जब इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। साथ में अगर मेंस राइटिंग भी लिखेंगे
तो आप लोगों को जो है एक वर्ड पर उसमें लिखना रहता है। तो इस तरीके की सोच होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये पहल आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।